हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली बचे हुए 3 और इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन है, उसको और देख लेते हैं, फिर जाके हमारा ये पूरा इंटरनल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आता है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है सर? एक्सप्लेनेशन कैसे आप यूज कर सकते हो इंटरप्रिटेशन के लिए? तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे कोई भी प्रोविजन जब दी जाती है तो प्रोविजंस के अंदर या कोई भी सेक्शन है या कोई भी उसका प्रोविजन है, कोई भी क्लॉज है, इस प्रोविजन के अंदर अगर कोई भी एम्बिगिटी लगती है लॉ मेकर को खुद रियलाइज हो जाता है कि यार इस प्रोविजन के अंदर कोई ना कोई एम्बिगिटी है या बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा, जो भी टेक्स्ट यूज किया गया किसी सेक्शन किसी प्रोविजन के अंदर वो क्लियरली चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा या उसके अंदर कोई कंफ्यूजन अराइज हो रहा है, ऐसा लग गया किसको? लॉ मेकर को ही लग गया। अब तक बात नहीं आई, लॉ मेकर को ये रियलाइज हो गया, तो वो क्या करता है, इस प्रोविजन के साथ ऐड कर देता है एक्सप्लेनेशन। आपने देखा है कई जगहों पे, कंपनीज एक्ट में भी देखा है और सारे एक्ट में भी देखा है कि प्रोविजन के बाद एक एक्सप्लेनेशन का एक पैराग्राफ आ जाता है नोट करके, एक्सप्लेनेशन करके, और उसके अंदर जो भी कंफ्यूजन होती है उसको क्लियर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी प्रोविजन के अंदर लिखा गया एक वर्ड जिसको कहा गया सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब आपके कंफ्यूजन में ये आ गया कि गवर्नमेंट वर्ड यूज किया गया है, तो ये गवर्नमेंट वर्ड कौन सा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी? तो फिर जब ये रियलाइज हुआ तो एक्सप्लेनेशन के अंदर फिर वहां पे मार्क कर दिया गया कि दिस गवर्नमेंट मींस ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, लेट्स से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लेनेशन जो है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है एम्बिगिटी को दूर करने में, या फिर अगर एक से ज्यादा मीनिंग निकल के आ रही है तो उस मीनिंग को रोकने में या कई सारी मीनिंग को दूर करने के लिए जरूरत पड़ती है एक्सप्लेनेशन की। तो अगर इसलिए पहले से ही अगर एक्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन वगैरह डली हुई है तो ऑब्वियसली आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो या उसको कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सप्लेनेशन को आपको यूज करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसलिए बनता है हमारा इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन। क्या कह रहा है हमारा मॉड्यूल? An explanation is at times appended to a section to explain the meaning of the text, ठीक है, जोड़ा जाता है सेक्शन के साथ ताकि वो उसकी मीनिंग बता सके टेक्स्ट की ऑफ द सेक्शन। एन एक्सप्लेनेशन मे बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। पहला पार्ट ये आया कि भाई सब मीनिंग बताने का काम करता है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐड कर सकता है सब कुछ, मतलब एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन और एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट। मतलब जैसे मैंने गवर्नमेंट कहा तो उसके अंदर हो सकता है एक्सप्लेनेशन में ये डाल दे कि गवर्नमेंट का मतलब स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों, तो उसने इंक्लूजन का काम किया, और वो डाल दे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल, तो कहीं ना कहीं उसने एक्सक्लूजन का काम किया जो भी आपकी कंफ्यूजन थी उसके रिगार्ड में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एन एक्सप्लेनेशन शुड नॉर्मली बी सो रेड एज टू हार्मोनाइज विद, मतलब एक्सप्लेनेशन को आपको इस तरीके से रीड करना है कि वो हार्मनी क्रिएट करना है एंड क्लियर अप एनी एम्बिगिटी इन द मेन सेक्शन। अगर कोई भी मेन सेक्शन जो मेन प्रोविजन है अगर उसके अंदर कोई भी एम्बिगिटी निकल के आ रही थी तो उसको ही दूर करने के लिए वो एक्सप्लेनेशन है और आपको उसी तरीके से उसको रेड करना है। और ध्यान देने वाली बात कि कभी भी एक्सप्लेनेशन जो है वो सेक्शन की ऐसी तैसी नहीं कर सकता, उसके एम्बिट को वो बढ़ा नहीं सकता, मतलब कि जो सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी है वो वही रहेगी, उसको वो एक्सप्लेन कर सकता है। एक्सप्लेनेशन है तो उस सेक्शन को वो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन इट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज टू वाइडन द एम्बिट ऑफ दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन के एम्बिट को वाइड करने के लिए उसको आप कंस्ट्रू नहीं कर सकते हो, उसकी मीनिंग वैसी नहीं निकाल सकते हो जिससे कि सेक्शन के एम्बिट में कोई फर्क पड़ रहा हो, ठीक है सर। नाउ इन सुंदरम पिल्लई वर्सेस पत्ता बिरमन Faisal Ali J gather the following objects of an explanation to a statutory provision, मतलब कि प्रोविजन के साथ अगर एक्सप्लेनेशन जुड़ा होता है तो उसके ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन कारणों के वजह से एक्सप्लेनेशन को प्रोविजंस में जोड़ा जाता है। क्या क्या कारणों से जी? तो एक्सप्लेनेशन क्या क्या काम करता है? एक्सप्लेनेशन बताता है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंटेंडमेंट ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी जहां पे भी मुद्दा था, जहां पे भी कोई क्लैरिटी चाहिए थी, उसकी उसने मीनिंग दे दी और एक्ट के इंटेंट को क्लियर करते हुए उस मीनिंग को वहां पे बता दिया गया कि भाई साहब इसका मतलब यही समझना, कुछ और समझ के ना बैठ जाना। आगे क्लैरिफाई एनी ऑब्सक्योरिटी एंड वेगनेस इफ एनी, अगर कोई भी वेगनेस है तो उसको क्लैरिफाई करता है इन द मेन एनैक्टमेंट टू मेक इट कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर लग रहा है कि भाई साहब कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही है तो ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देगा कि सर जी इसका मतलब ये है, और जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे ऑब्जेक्टिव से। तो इस टाइप की क्लैरिफिकेशन देने का काम भी करता है आपका एक्सप्लेनेशन। ये एक प्रकार से एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट टू मेक इट मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। अगेन सेम चीज है कि कोई दिक्कत परेशानी थी तो उसके लिए हमने क्लैरिफिकेशन निकाला, और विच इज ट्रीटेड एज अ एडिशनल सपोर्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। जो भी एक्ट का हमारा ऑब्जेक्ट है उसको एक एडिशनल सपोर्ट दे रहा है उस एक्सप्लेनेशन के द्वारा। नाउ
अगर कोई भी उसके अंदर डिफेक्ट निकल के आ रहा है या कोई भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, आपकी थिंकिंग कुछ और कह रही है और उसकी मीनिंग कुछ और कह रही है, तो उसके बीच में जो भी गैप है, मतलब कि आप सोच रहे हो कि इसकी मीनिंग कुछ इस तरफ जाएगी और जो आपका कंटेंट है, जो आपका प्रोविजन है, जो आपका एक्ट है, वो एक्ट कह रहा है कि नहीं जी इसकी मीनिंग इस तरफ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये आपस में मिल नहीं पा रहा है, इसके बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है। तो इस गैप को दूर करने का काम करता है आपका क्या, एक्सप्लेनेशन, जिससे कि जो भी डिफेक्ट है, जो भी मिसचीफ है, वो सप्रेस किया जा सके और ऑब्जेक्टिव जो है उसको एडवांस किया जा सके बाय वे ऑफ ऑब्वियसली रेमेडी। तो फिल अप द गैप विच इज रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब एक प्रकार की रेमेडी है जो इस एक्ट में एडवांसमेंट के रूप में यूज की जा रही है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक कॉमन रूल है, आप सभी के अंदर देखोगे तो सभी के अंदर पाया जाएगा कि कैन नॉट टेक अवे अ स्टैच्यूटरी राइट। मतलब कि लेट्स से कि आपके प्रोविजन के अंदर लिखा था कि अगर ऐसा काम नहीं होता है तो जो भी वहां पे कह सकते हो आप कि कोई भी जिसका वहां पे नुकसान हो रहा होगा वो क्लेम कर सकता है या वो सूट फाइल कर सकता है। लेट्स से वहां पे ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन थी कि जो भी वहां पे जिसका नुकसान हो रहा है, जो भी वहां पे पीड़ित व्यक्ति है, वो क्लेम फाइल कर सकता है, वो सूट फाइल कर सकता है। आपने एक्सप्लेनेशन किया और एक्सप्लेनेशन में लिख दिया कि नहीं नहीं, जिसका मतलब ये नहीं कि वो क्लेम फाइल कर सकता है, इसका मतलब ये है कि अगर नुकसान होगा तो वो खुद ही निपट ले, हमें नहीं पता। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोविजन अगर किसी को कोई राइट प्रोवाइड कर रहा है तो एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि वो राइट उससे छीन लिया जा रहा हो। ऑब्वियसली बात हमने देखा है कि कभी भी इसको छेड़ नहीं सकता, इसके एम्बिट को वाइडन नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके एम्बिट को वो शॉर्टन कर दे। एक्सप्लेनेशन इसके एम्बिट को शॉर्टन भी नहीं करेगा, जो इसके अंदर राइट्स प्रोवाइड की जा रही है उसको वो छीन नहीं सकता है, वो एक्सप्लेनेशन उसको उससे दूर नहीं कर सकता है। नाउ however it would be wrong to always construe an explanation limited to the aforesaid object। अब यहां पे कुछ एक कह सकते हो आप दिल की बात इन्होंने कर दी है, ऑल्दो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये गलत है यार, ये ना हमेशा गलत है यार, तुम्हें क्या कर रहे हो। ये कह रहा है कि wrong to always construe an explanation limited to the aforesaid object, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही एक्सप्लेनेशन का मीनिंग निकालने बैठ रहे हो आप, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। द मीनिंग to be given to an explanation will really depend upon its terms। मतलब एक्सप्लेनेशन की जो मीनिंग होगी वो उसके टर्म्स पे डिपेंड होनी चाहिए, ना कि पर्पस पे, ना कि ऑब्जेक्टिव के थ्योरी पे, इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये बेचारा यहां रोते हुए कह रहा है कि ये चीज आप यहां पे गलत कर रहे हो, लेकिन ये रोते हुए जो कह रहा है कि गलत कर रहे हो, ये रोता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ही रूल बनाया गया है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द इंटरनल एड, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो कहा जा रहा है कि इन जनरल सेंस में ऐसा लगता है कि कुछ गलत सा हो रहा है, एक्सप्लेनेशन उसकी वर्डिंग उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट और पर्पस के अकॉर्डिंग। चलिए जी, तो ये एक इसकी श्रद्धा भाव में एक पैराग्राफ लिखा था। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट इंटरनल एड आता है वो है शेड्यूल्स। अब शेड्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा है कि भाई साहब कोई भी एक्ट होता है ना, तो उस एक्ट के अंदर अगर कोई भी फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं, कोई भी फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं या कोई भी फाइनेंशियल या न्यूमेरिक डाटा वगैरह होता है, तो उसको दे दिया जाता है कहां पे, शेड्यूल्स में। मतलब एक्ट के बिल्कुल लास्ट में शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, इस तरीके से वहां एड ऑन कर दिया जाता है, और कहा जहां जहां पे उसको यूज किया जाता है वहां पे कहा जाता है कि रेफर करें आप शेड्यूल नंबर 1 को, तो उससे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उससे आपको ये पर्टिकुलर डाटा मिल जाएगा। तो इस टाइप से शेड्यूल बनाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि शेड्यूल जो है वो एक्ट का पार्ट है, नो डाउट इन दिस। और शेड्यूल भी हेल्पफुल है, अगर आपको इंटरप्रिटेशन निकालनी है तो आप शेड्यूल की भी मदद ले सकते हो। उस फॉर्मेट को, उस डाटा को देखते हुए भी आपकी इंटरप्रिटेशन कंपैरेटिवली आसान हो सकती है और आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हो। तो वही चीज कह रहा है, द शेड्यूल फॉर्म पार्ट ऑफ एन एक्ट, नो डाउट इन दिस, देयरफॉर दे मस्ट बी रीड टुगेदर विद द एक्ट फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसको एक्ट के साथ ही रीड किया जाएगा फॉर ऑल पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाउएवर द एक्सप्रेशन इन द शेड्यूल कैन नॉट कंट्रोल और प्रिवेल ओवर द एक्सप्रेशन इन द इनएक्टमेंट। ये चीज भी आपको मैंने कॉमन रूल बता दी है, कुछ कॉमन वर्ड्स है, कॉमन टर्म्स है जो हर रूल में लग रहे हैं, हर इंटरनल एड्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। उसी में से एक ये भी है कि कभी भी शेड्यूल जो है वो इनएक्टमेंट के ऊपर ओवरराइडिंग प्रोविजन नहीं क्रिएट करेगा, मतलब उसको ओवरराइड नहीं करेगा। कभी भी शेड्यूल जो है वो कंट्रोल या प्रिवेल नहीं कर सकता इनएक्टमेंट के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, शेड्यूल को बोला गया है तुम मदद करो इनएक्टमेंट की, ऐसा नहीं है कि तुम इसके नाक में दम कर दो या इसको परेशानी क्रिएट करो। तो ऑब्वियस सी बात है कि शेड्यूल कभी भी ओवरराइड नहीं करता इनएक्टमेंट को, ये हमने हर जगह देखा है, कॉमन सी लाइन है। इफ देयर appears to be any inconsistency between the schedule and the enactment, ऑब्वियस सी बात है, बताओ कौन जीतेगा। एक शेड्यूल है और एक इनएक्टमेंट है, दोनों लड़ पड़े, कह रहे नहीं मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से ये, तो बताओ कौन जीतेगा। ऑब्वियस सी बात है इनएक्टमेंट जीतेगा। शेड्यूल को तो हमने मदद के लिए रखा था, मदद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो निकल लो यहां से। अगर शेड्यूल से कोई मदद मिल पा रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पा रही, उल्टा और दिक्कतें पैदा हो रही है, तो इसको बेचारे को गोली मार देंगे।
इग्नोर कर देंगे। तो वही कह रहा है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द शेड्यूल एंड द इनैक्टमेंट, द इनैक्टमेंट शैल ऑलवेज प्रीवेल, हमेशा यही जीतेगा। दे ऑफन कंटेन, अब कह रहा है शेड्यूल के अंदर जनरली क्या होता है, डिटेल्स होते हैं, फॉर्म्स वगैरह होते हैं फॉर वर्किंग आउट दी पॉलिसी अंडरलाइंग द सेक्शन ऑफ द स्टैट्यूट, मतलब कि जो भी स्टैट्यूट है आपका उसकी जो भी पॉलिसीज वगैरह होंगे, जैसे कि आपको शेड्यूल 3 दिया गया कंपनीज एक्ट का, उसमें कहा गया कि शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाओगे, आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाओगे, कैसे बनाओगे भाई साहब बताओ तो सही, फॉर्मेट तो दो। तो इसलिए उसको फॉर्मूले में डाल दिया गया शेड्यूल 3 के अंदर। शेड्यूल 3 में उसका पूरा का पूरा आपको फॉर्मेट डिटेल में दे दिया गया कि भैया इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, इसके हिसाब से बैलेंस शीट तैयार करोगे। तो इसलिए शेड्यूल आपको जो यूज किया जाता है, मेंशन किया जाता है सेक्शंस के अंदर, और उसको यूज कैसे करना है, उसकी डिटेल फॉर्मेटिंग कैसे होगी, वो दस्तावेज कैसे तैयार होंगे, वो उसकी डिटेल चर्चा की जाती है आपकी शेड्यूल्स के अंदर, एंड दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ एन एक्ट। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो शेड्यूल्स अपेंडेड टू, शेड्यूल्स जो कि जुड़े हुए हैं कहां पे, कंपनीज एक्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। तो इन जगहों पर जो शेड्यूल्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल है तो वो इसका पार्ट माना जाएगा, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल है तो वो कंपनीज एक्ट का पार्ट माना जाएगा। एंड फॉर ऑल पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, फॉर ऑल पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन उस शेड्यूल को भी यूज किया जाएगा। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन क्या है आपका, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। अब इसको ना समझ लो आप थोड़ा सा पहले, फिर इसको रीड करना शुरू करेंगे। बेसिकली क्या कहने का मतलब है इसका, कि हमने बहुत सारी चीजें देखी, आपने डेफिनेशन देखी, आप सेक्शन देखते हो, आप शेड्यूल देखते हो, आप क्लॉजेस देखते हो, आप एक्सप्लेनेशन देखते हो, आप अलग अलग पर्पस देखते हो, हर किसी का ऑब्जेक्टिव है, हर किसी का ऑब्जेक्टिव है। अब कहा जा रहा है क्या कि भैया ये सारे के सारे किसके अंदर कवर हो रहे हैं, ये सारे सारे कवर हो रहे हैं एक्ट के अंदर, ठीक है। अब एक्ट को अगर इस दिशा में जाना है, अगर एक्ट इस दिशा में जा रहा है तो ये सब भी मिलजुल के इसी दिशा में जाने चाहिए, ये सब भी मिलजुल के इसी दिशा में जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इस दिशा में लग जाए, ये इधर जाने लग जाए, ये इधर जाने लग जाए। अगर इस टाइप से दिशाएं इनकी बिगड़ेंगी तो वो गलत होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप डेफिनेशन को इंटरप्रेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है डेफिनेशन का तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव भी पैरिटी में होना चाहिए एक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ। सेक्शन का ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन सेक्शन का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो भी सिंक्रोनाइज होना चाहिए इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ। शेड्यूल का ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन वो भी सिंक्रोनाइज होना चाहिए इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ। कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी को भी जब आप रेड कर रहे हो या किसी से भी इंटरप्रिटेशन निकालने की जरूरत पड़ रही है आपको, तो उसका मूलभूत जो उसका पर्पस होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो इस एक्ट का पर्पस है। ये नहीं कि इस एक्ट का जो टारगेट है वो इस तरफ है और ये बाकी लोग अलग अलग टारगेट में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम नहीं हो पाएगा। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि लेट से एक गुफा है, तो मेरी ड्राइंग खराब है बट कोई बात नहीं, लेट से एक गुफा है, इसके अंदर कई सारे लोग लगे हुए हैं, कई सारे लोग इसमें लगे हुए हैं और इसमें छेद किए जा रहे हैं, इसको बेसिकली ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ओपन करने की कोशिश जो कर रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब जितने लोग लगे होंगे अगर ये सारे लोग इसी पे एफर्ट दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में ही एफर्ट दिखाएंगे, तो ये सॉल्व होता जाएगा, ये जल्दी जल्दी खत्म होता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे और फाइनली अपने रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट है। लेकिन अगर ऐसा लगे कि नहीं जी एक सेक्शन है वो कह रहा है नहीं मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इस तरफ जाऊंगा, मैं इस तरफ गड्ढे करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं इस तरफ गड्ढे करूंगा, दूसरा कहेगा मैं वापस जा रहा हूं, तो अगर ये अलग अलग व्यू में काम करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे, तो जो इसका पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है ये लास्ट पॉइंट आपका। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक टीम है, आपकी एक कंपनी है, उसमें एक टीम बनाई जाती है 10 लोगों की और उसका एक लीडर बनाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लीडर क्या करता है, इन 10 ही लोगों को एक साथ ले जाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि एक बंदा कोई अलग पर्पस के लिए काम कर रहा है, एक का टारगेट कुछ और है, एक का टारगेट कुछ और है, फिर जो इनका ओवरऑल टारगेट होगा इस टीम का वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो वही चीज कही जा रही है कि कभी भी आप जब स्टैट्यूट को रीड करोगे तो एज अ होल करोगे, ऐसा नहीं कि सेक्शन में पर्पस अलग आ जाएगा, डेफिनेशन में अलग आ जाएगा, क्लॉजेस में अलग आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन में अलग आ जाएगा। इस टाइप से आपको भटकना नहीं है, ठीक है सर। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है। It is the elementary principle that construction of a statute is to be made of all its parts taken together, मतलब सारे पार्ट्स को एक साथ लेके आपको कंस्ट्रक्शन करना है, and not of one part only। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्ट से आप कंस्ट्रक्शन कर लोगे, सभी पार्ट को ध्यान देना है। मतलब क्या है कि लेट से एक सेक्शन की मीनिंग कुछ निकल रही है, आपने उसको पढ़ते हुए उसकी मीनिंग कॉन्स्टिट्यूट कर ली, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है किसी क्लॉज के साथ, किसी प्रोविजन के साथ, किसी सबसेक्शन के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है ये गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए किसी की भी मीनिंग जब निकालोगे तो किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी की खराबी नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए, कुल मिला के एक सेंस निकल के आना चाहिए, कुल मिला के एक ट्रू मीनिंग निकल के आनी चाहिए, ट्रू सेंस निकल के आना चाहिए, तभी वो आपका एप्लीकेबल माना जाएगा। अब यहां पे एक एग्जांपल दिया गया,
क्या दिया गया, लॉर्ड वॉस्टन स्पीकिंग विद रिगार्ड टू डीड, इन भाई साहब ने डीड के रिगार्ड में बात किया, क्या बात किया डीड के रिगार्ड में, हैड स्टेटेड दस द डीड मस्ट बी रीड एज अ होल इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रू मीनिंग, मतलब कोई अगर डीड आप पढ़ रहे हो तो आपको उसको एज अ होल पढ़ना पड़ेगा, क्यों, तभी आप उसकी ट्रू मीनिंग निकाल पाओगे ऑफ इट्स सेवरल क्लॉजेस, मतलब एक डीड है, एक एग्रीमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, ठीक है सर, बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। अब जितने भी क्लॉजेस को पढ़ोगे उसको आपको एज अ होल समझ के पढ़ना है, तभी जाके आप एक मीनिंग, ट्रू मीनिंग निकाल पाओगे, उसका डीड का पर्पस आपका क्लैरिफाई हो पाएगा। एंड द वर्ड्स ऑफ ईच क्लॉजेस शुड बी so interpreted as to bring them in harmony with the other provisions, मतलब क्या हुआ कि अगर एक क्लॉज है उसके नीचे एक और क्लॉज है तो इसकी मीनिंग जो निकल के आएगी वो मीनिंग जो होगी वो इसके साथ भी एक हार्मनी क्रिएट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये मीनिंग अलग इशारा कर रहा है, ये अलग इशारा कर रहा है, ये दोनों मीनिंग ही लड़ने लग गए तो जो पूरा ये डीड होगा इसका पर्पस अचीव हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि तुम आपस में लड़ाई करो, आपस में नहीं लड़ना, आपस में आपको हार्मनी क्रिएट कर रखनी है, एक दूसरे क्लॉज के साथ, एक दूसरे सेक्शन के साथ, एक दूसरे प्रोविजंस के साथ आपस में आपको हार्मनी क्रिएट करके रखनी है। इफ दैट इंटरप्रिटेशन डज नॉट वायलेंस टू द मीनिंग ऑफ विच दे आर नेचुरली ससेप्टिबल, मतलब क्या है कि अगर इंटरप्रिटेशन से कोई वायलेंस क्रिएट नहीं होगा, जो भी उनकी नेचुरली मीनिंग सोची गई थी, जिस पर्पस से उनको बनाया गया था, तभी जाके ये पॉसिबल है कि उसके हम एक कॉमन इंटरप्रिटेशन निकाल पाएंगे। एंड अब ये तो एक डीड के एग्जांपल में आपको समझा दिया कि डीड छोटा होता है, डीड के अंदर कम क्लॉजेस होते हैं, डीड के अंदर 10 क्लॉजेस हैं तो 10 क्लॉजेस को कह रहा है कि भाई साहब मिलजुल के चलना है, आपस में लड़ना नहीं है, आपस में हार्मनी क्रिएट करनी है और उसके बाद जाके आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाओगे। सेम अप्रोच आपको लगानी होती है कहां पे, सेम अप्रोच वुड अप्लाई विद द इक्वल फोर्स विद रिगार्ड टू एक्ट्स रूल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, अगर कोई लेजिस्लेचर के एक्ट्स हैं तो उसमें भी यही अप्रोच लगता है, रूल्स हैं तो उसमें भी यही अप्रोच लगता है कि आपको मिलजुल के चलना है, सारे सेक्शन, सारे प्रोविजन, सारे सबसेक्शन, सारे क्लॉजेस आपस में मिलजुल के चलेंगे, आपस में हार्मनी क्रिएट करके चलेंगे, आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। One of the safest guides to the construction of sweeping general word is to examine other words of like import in the same enactment or instrument to see what limitation must be imposed on them। ये चीज ना, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसको पढ़ने से पहले एक ये एग्जांपल देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और फिर इसको रीड मारेंगे, ठीक है ना। देखो सर एग्जांपल क्या कह रहा है कि अगर एक सेक्शन एक्ट का है वो कहता है कि नोटिस शुड बी गिवन, उसने सिर्फ इतना बताया कि नोटिस देना है, नोटिस दिया जाना है, तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगी, देन अ वर्बल नोटिस वुड जनरली बी सफिशिएंट, अगर आप यहाँ पे वर्बल नोटिस भी देते हो तो वो भी सफिशिएंट है, लिख के दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी एक्ट का दूसरा सेक्शन है, अनदर सेक्शन प्रोवाइड्स दैट नोटिस शुड बी सर्व्ड ऑन द पर्सन लेफ्ट विद हिम और इन अ पर्टिकुलर मैनर और प्लेस, मतलब कि कुछ प्रॉपर पूरा नोटिस को किस तरीके से आपको देना है उसका पूरा मेथड बता रखा है कि भाई साहब सर्व किया जाएगा, उसको इस तरीके से दिया जाएगा, इस मैनर में दिया जाएगा, स्पीड पोस्ट करना है, इस प्लेस में करना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको डिटेल में बता रखी है। देन इट वुड ऑब्वियसली इंडिकेट दैट अ रिटन नोटिस वाज इंटेंडेड, अगर ऐसा पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिया होगा तो उस केस में आपका वर्बल नोटिस नहीं चलेगा, आपका रिटन नोटिस वहां पे इंटेंशन है, उसकी जो पूरा प्रोविजन है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब रिटर्न नोटिस की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसा समझो कि अगर एक सेक्शन कह रहा है सिर्फ नोटिस, एक ने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको ये मान के चलना है कि भाई साहब जिस तरीके से इस सेक्शन में नोटिस की एप्लीकेबिलिटी हो रही है वैसे ही दूसरे सेक्शन में भी होगी, ताकि दोनों के बीच में हार्मनी क्रिएट रहे। ऐसा ना हो कि एक सेक्शन तो भाई साहब ऐसे काम चला लेगा, एक सेक्शन इतना टफ हो जा रहा है, ये तो दिक्कत हो गई ना। तो दोनों में हार्मनी क्रिएट करने के लिए कहा जाता है कि भाई साहब अगर इसमें थोड़ा सा वाइडन प्रोस्पेक्ट लिया गया है तो इसको भी उसी वाइड प्रोस्पेक्ट से आपको समझना होगा और इसकी एप्लीकेबिलिटी वाइडन प्रोस्पेक्टिव से ही ली जाएगी ना। वन ऑफ द सेफेस्ट गाइड्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वीपिंग जनरल वर्ड्स इज टू एग्जामिन अदर वर्ड्स, और वर्ड्स को एग्जामिन करो ऑफ द लाइक इनपुट, मिलते जुलते जो है, इन द सेम इनएक्टमेंट और इंस्ट्रूमेंट, उसी इनएक्टमेंट के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, टू सी व्हाट लिमिटेशन मस्ट बी इंपोज्ड ऑन देम, ताकि आपको ये पता लगे कि उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उसका एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से की जा रही है। इफ वी फाइंड दैट अ नंबर ऑफ सच एक्सप्रेशन हैव बीन सब्जेक्टेड टू लिमिटेशन एंड क्वालिफिकेशन, अगर ऐसा हमें मिलता है कि बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन है जो यूज किए जा रहे हैं उसके अंदर कुछ लिमिटेशन है, कुछ क्वालिफिकेशन है, देन एंड that such limitation and qualification are of the same nature, सारे के सारे जो क्वालिफिकेशन या फिर लिमिटेशन लगाई गई हैं वो मिलते जुलते नेचर के हैं, that circumstances form a strong argument for subjecting the expression in dispute to a similar limitation and qualification, मतलब कि डिस्प्यूट के केस में आपको ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देगा कि भाई साहब हमने तो देखा था, मतलब सपोज करो किसी को आपने नोटिस नहीं दिया, वर्बल दे दिया, तो वो अगर डिस्प्यूट निकल के आता है तो वहां पे वो आर्ग्यूमेंट देगा प्रॉपरली कि देखो दूसरे सेक्शन में था कि आपको रिटर्न में देना था तो आपने वर्बल क्यों दिया, यहाँ पे कहीं चीख के तो लिखा नहीं है। तो जब इसी इनएक्टमेंट के अंदर और सेक्शंस के अंदर ये लिखा गया था कि आपको रिटर्न नोटिस देना है तो आपने रिटर्न नोटिस क्यों नहीं दिया,
तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का काम करता है। तो इसलिए आपको इसको एज अ होल समझ के चलना है और सेक्शंस क्या बातें कर रही हैं, उनके ऊपर किस तरीके से लिमिटेशन या क्वालिफिकेशन को इंपोज किया जा रहा है, और वो ऑब्वियसली सेम नेचर के होने चाहिए। उसके थ्रू आप एक स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट निकालते हो और उसके थ्रू ही आप इंटरप्रिटेशन के कंक्लूजन में पहुंचते हो। इन नटशेल आपको एज अ होल रीड करना होता है, चाहे वो आपका डीड हो, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो रूल्स हो, और किसी का भी डायरेक्शन दूसरी दिशा में नहीं जाना चाहिए, वो सारे के सारे एक दिशा में ही चलने चाहिए। तो ऑल दीज 10 इंटरनल एड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को हमने यहां पे इस तरीके से समाप्त कर लिया है। आई होप आपको सारी 10 की 10 बातें समझ में आई होंगी। एग्जाम में इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, तो इसलिए आपको इसको समझ के चलना है, याद करके चलना है, और अच्छे से इसकी इंटरप्रिटेशन आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, जो कि 6 है। चलिए जी, करेंगे उसकी डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।